दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था पर। पिछला वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बनाया था, लेकिन अब यहाँ से मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विषय में हम जानेंगे। और दोस्तों ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, कुल मिला के जानने की कोशिश करेंगे। हमें जानना है चीज़ों को कि ये होती क्या है और क्यों होती है, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो जब हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, एक एक करके इसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, और जब हम जानेंगे तो हम इसे समझ पाएंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितना महत्व है, क्यों आवश्यक है। हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे तो हमें अपने नॉलेज के लिए या बिजनेस की दृष्टि से, हर जगह हमें अर्थव्यवस्था के विषय में जानने का जो है बहुत आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था के परिचय। तो दोस्तों जब ये बात आती है कि अर्थव्यवस्था, तो इसका सीधा सा अर्थ बताऊं तो ये कि अर्थ की व्यवस्था मैंने जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो सरकार है, जो देश है, उसे चलाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, यानी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उस धन को किस आधार पर कैसे हम उसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हम अपने अर्थार्जन को बढ़ाते हैं, कैसे हम धन के आगमन को बढ़ाते हैं या धन का एकत्रीकरण करते हैं। उसके बहुत से आयाम हैं, लेकिन इसमें जो दो खास इसके प्रमुख अंग हैं, तो वो एक हो जाता है आपका समृद्धि, दूसरा हो जाता है विकास। तो जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो फिर हम एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे कि होता क्या है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि इसका जो पहला पॉइंट है वो है समृद्धि का। समृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ की जब बात आती है तो समृद्धि किसकी समृद्धि? अर्थ की समृद्धि। तो जब अर्थ की यानी धन की हम समृद्धि करते हैं, समृद्धि दोस्तों आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में, आप लोगों ने कभी सुना होगा पहले कि लोग कहते थे कि ये व्यक्ति बहुत समृद्धशाली है, तो यह इसके पास बहुत गाड़ी वाहन धन पैसा सामान, ऐसा है कि समृद्धि जो दिखती है कि हाँ ये समृद्धि है। अब जैसे मकान है, धन है, गाड़ी है, तो ये सब दिखने वाली चीज़ें हैं। तो जब दिखती हैं चीज़ें हमारे सामने, तब हमको लगता है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। वो शब्द वहीं से निकलता है समृद्धि का। समृद्धि, समृद्धि माने एक समान वृद्धि हम करते चले जाते हैं अपने। वो जो समृद्धि का शब्द ही बना है, उसका अर्थ ही है धन का उपार्जन, धन की वृद्धि करना। तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारी समृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती। मात्रात्मक इसलिए होती है क्योंकि हम इसको अच्छे से काउंट कर सकते हैं हर एक चीज़। अब जैसे हमने कहा कि धन की जैसे हमारे पास वृद्धि हुई, तो हम धन तो काउंट कर सकते हैं कि लाख में, करोड़ में है ना, अरब में है, या मकान कितने हैं, वाहन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है। ये जब चीज़ें हम इन सबको गिन सकते हैं। माने जब हमारा धन बढ़ता है तो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं सब बढ़ जाती हैं। भौतिक विकास जो हमारा होता है वो हमारा समृद्धि हो जाता है, जो धन के द्वारा ही हम हासिल कर सकते हैं, वो हमारा समृद्धि होता है। और समृद्धि इसीलिए समृद्धि को मात्रात्मक कहा जाता है, काउंटेबल कहा जाता है। मात्रा का मतलब ये होता है कि जिसे हम तौल सकें, गिन सकें, या उसका एक आकार जान सकें, वो मात्रात्मक हो जाता है। कि जैसे एक पैमाने पे आ जाए, तो हमारा जो धन रहता है, धन से जो जुड़ी हुई चीज़ें वो सब पैमाने पे आती हैं। तो इस प्रकार हम समृद्धि को मात्रात्मक मानते हैं कि ये काउंटेबल चीज़ें हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समृद्धि या ग्रोथ अब समझ में आया होगा कि समृद्धि का क्या अर्थ है। अच्छा दोस्तों, जब विकास की बात आती है, डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या होता है? तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट तो हर चीज़ में होता है। वो भौतिक भी होता है और वो
गुणों का डेवलपमेंट भी होता है। मतलब जैसे हमने अपना स्वास्थ्य का डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या है, स्वास्थ्य का हम विकास करते हैं, चाहे हम योग के माध्यम से करें, चाहे हम जो है जिम वगैरह जाते हैं उससे करें। हम कुल मिलाकर स्वस्थ रहने की ओर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो स्वास्थ्य का विकास हो गया। जब हम अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं तो हमारा वो क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया। हम शिक्षा को बढ़ाते हैं तो हमारे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, गुण बढ़ता है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन मतलब इनविजिबल चीज़ें तो नहीं। अब जैसे शिक्षा इनविजिबल नहीं, लेकिन हम उसका प्रयोग हर जगह करते हैं, हमारे गुणों में वृद्धि होती है। अब जैसे हम विकास कर रहे हैं तो जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या बड़े बड़े मकान भवन वाहन वो बनाते हैं, तो उनको जब हम एक डिजाइन की तरह बनाते हैं अच्छे अच्छे, जैसे आजकल क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जैसे चाहे रेलवे के स्टेशन अच्छे अच्छे बन रहे हैं, ट्रेन अच्छी अच्छी आ रही हैं, सड़कें अच्छी अच्छी बन रही हैं, तो क्या है उनका, उसको हम विकास कहते हैं। मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में चले जाना, माने पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी की ओर जाना, वो हमारा विकास कहलाता है। जैसे हमने पहले कंप्यूटर बनाए, फिर लैपटॉप बनाए, अब टैबलेट बनाए, मोबाइल बनाए, तो क्या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाना, डेवलप करते जाना, उसके गुणात्मक परिवर्तन करते जाना, उसमें लगातार वृद्धि करते जाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाते जाना। जब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट हम करते हैं तो वो हमारा जो विकास है, विकास तो पहले भी था, पहले भी मकान होते थे। देखो दोस्तों, लोग घास फूस के मकान में रहते थे, फिर बिल्डिंग्स में आए, अब मतलब एक खंड दो खंड के मकान बनाए, फिर अपार्टमेंट आ गए। तो ये क्या है, ये हमारा जो विकास हो रहा है गुणात्मक हो रहा है, एक क्वालिटेटिव विकास हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लगातार उसमें कुछ सीख रहे हैं, कलाएं सीख रहे हैं, और उनका उपयोग कर रहे हैं हम अच्छा से अच्छा करने में। पहले हमारा मोबाइल कीपैड था, आज हम टच का आ गया है। आज हम जैसे चैट जीपीटी एआई ये टूल्स आ गए हैं कि हम बोलते जाते हैं, हम लिखना भी नहीं पड़ता दोस्तों, बोल 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 के बढ़ गए। तो क्या हुआ, ये हमारा विकास हुआ है ना। पहले हमारे डॉक्टर सब लोग हाथ से सारा काम करते थे, अब क्या है, सब स्कैन मशीन आ गई हैं, हर चीज़ की हर इलाज तुरंत मशीन से वो लोग स्कैन कर ले रहे हैं, सारी चीज़ें पता चल जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो विकास हम कर रहे हैं ये हमारा गुणों में वृद्धि कर रहा है लगातार। ये हमको बता रहा है कि हमारा परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए हम डेवलपमेंट को सिर्फ ग्रोथ या पैसे की वृद्धि नहीं कहेंगे। ये हमारा मतलब पैसे की वृद्धि हो रही तो हम अलग अलग तरीक़ों से स्वास्थ्य में, एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, उनमें परिवर्तन ला रहे हैं, लगातार रिसर्च की ओर बढ़ा रहे हैं। वो हर चीज़ जो हमारे पास है उसको नए तरीके से ढालना, नए तरीके से विकसित करना ही विकास है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि समृद्धि और विकास आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तक कि ये इसका क्या मतलब एक कह लें कि इसका क्या महत्व है। तो वो थोड़ा ही है और कोशिश करते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा विकास की बात हो गई, जब हमारी समृद्धि की बात हो गई, तो हम अगले टर्म में अब ये बात करेंगे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक क्या है। माने हम जीवन के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी भाई विकास हम क्यों कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि भौतिक विकास हमने किया है ना, और फिर हमने विकास किया, मतलब जो हमने समृद्धि की उससे हमारा भौतिक विकास हुआ। फिर भौतिक चीज़ों की वृद्धि हमने कर ली। फिर जब हमने बात विकास की तो हमने वहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन किए, क्वालिटेटिव हमने चीज़ों को डेवलप किया। तो वो क्या हो गया, हमारा क्वालिटी, यानी कि हम उन्हें गुणात्मक मात्रात्मक दोनों हमने अपने जीवन के हिसाब से लेकर आए। तो अब हम ये देखेंगे कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है उसका सूचकांक क्या है। तो जो दोस्तों इसको हमने तीन उसमें बांटा हुआ है कि हमारे जीवन की जो प्रत्याशा है, माने जीवन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कैसी है। मतलब हमारे जो जीवन जीने की जो एक क्षमता है, उसकी एक जो क्वालिटी है, हम कितने उम्र तक जीवन जी पाते हैं, उस तक हम बीमार कितना रहते हैं या स्वस्थ कितना रहते हैं, वो एक पैमाना हम जब सेट करते हैं तो हमारा वो जीवन प्रत्याशा है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 60 साल के बाद मतलब हमको बोरियत हो रही लाइफ में। तो हमारे जीवन जीने की जो उम्मीद बढ़ती है और जो जीवन जीने में मज़ा आता है, जो शौक़ आता है, मतलब निराशा को हम त्यागते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो भौतिक गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, अच्छे साधन, अच्छे भवन मकान हो जाएंगे, हमारा
बुढ़ापा अच्छे से पार होगा तो हमको जीवन जीने में सरलता होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा कितना बढ़ा, ये हमारे भौतिक गुणवत्ता का मानक बताता है। और दोस्तों दूसरा साक्षरता दर। अभी पहले के ज़माने में तो लोग शिक्षित ही थे, अपने काम के आधार पर सब शिक्षित रहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जो हमारी साक्षरता दर आई वो इस समय हमारी कितनी है, क्या बढ़ रही है, जो हमारी पहले थी उससे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और बढ़ रही है तो सिर्फ क्या मात्रात्मक बढ़ रही है कि हमने ये डिग्री हासिल कर ली, वो डिग्री हासिल कर ली, या इस आधार पे बढ़ रही है कि हमने कितना क्वालिटेटिव अपने अंदर परिवर्तन किया, हमने कितनी चीज़ें सीखी, हमने उस चीज़ का कितना फ़ायदा उठाया। तो जब चीज़ें हमारे क्वालिटेटिव आती हैं तो हमारी साक्षरता दर पहले से कितनी बढ़ी, और उसको हमने क्वालिटेटिव बढ़ाया, सिर्फ क्वांटिटेटिव बढ़ाया या दोनों को बढ़ाया, तो ये दूसरा पैमाना होता है हमारी भौतिक गुणवत्ता के पैमाने को मापने का, भौतिक प्लस गुणवत्ता दोनों, है ना। और फिर तीसरा आता है दोस्तों शिशु मृत्यु दर। ये तीन ही हमने भौतिक गुणवत्ता मानक सूचकांक पे लिए जाते हैं। जो तीसरा टर्म है वो है शिशु मृत्यु दर। तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर, पहले बच्चे क्या होते थे कि बहुत जल्दी अस्पताल में ही मर गए या पैदा होते ही मर गए, ये समस्याएं थीं। तो हमारा पैमाना है कि स्वास्थ्य के आधार पर हमने जो परिवर्तन किया उससे हम देखेंगे कि हमारे शिशु मृत्यु दर में कितना कंट्रोल आया। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है हमारी, तो देखो इसको हमने तीन भागों में बांटा। एक तो जियोनटाल पहला नाम दिया हमने, मतलब इनको वो कहते हैं नियोनटाल, मतलब नया जो जन्म हुआ, वो 1 माह से पूर्व का बच्चा होगा, यानी कि 30 दिन से पहले अगर किसी की मृत्यु होती तो उसकी दर क्या है, उनको हम नियोनटाल बोलते हैं। फिर दूसरा आता है इन्फेंट, जो 1 साल से पूर्व के बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर क्या है, कितनी घटी या बढ़ी। फिर चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब चाइल्ड बचपन आ गया, बच्चे आ गए जिसमें 5 साल से कम उम्र के होते हैं, उनका क्या रेशियो है, उसकी वो किस गति से घटे या बढ़ रहे हैं, तो या उनकी मृत्यु किस गति से हो रही है। ये एक लिटरेसी के लिए हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने का पैमाना माना जाता है। तो दोस्तों ये हम अर्थव्यवस्था में इन तीनों चीज़ों को भौतिक गुणवत्ता के मानक के रूप में देखते हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, मृत्यु दर। मृत्यु दर में 3 तरह के मतलब उसको 3 तरह का वर्गीकरण उसमें किया गया, न्यूनेटाल, इन्फेंट और चाइल्ड। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। अब जानने की हमने जो कोशिश की है कि शिशु मृत्यु दर का किस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है। हम देखते हैं कि अगर बच्चा 1 माह से पूर्व खत्म हो रहा है तो उसका क्या कारण है, और कितनी उसकी दर है, हम रोक पाए कि नहीं रोक पाए, उनमें क्या बीमारियां थी, क्या सुधार किए। फिर इन्फेंट में आते हैं तो 1 साल में कितने बच्चे खत्म होते हैं, वो हो गया। फिर हमारा चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी है जो हमारा 5 साल से कम के बच्चों का है। तो ये हमें बताता है कि हमारी जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है वो कितना ऊपर जा रहा है। ये ठीक दोस्तों। अब बात आती है शिशु मृत्यु दर की। ये हमारा प्रति 1000 में दोस्तों लिया जाता है। 1000 बच्चे जो जन्म उनका होता है उनमें से कितने मरे, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उस आधार पे हम इसका मापन करते हैं कि प्रति 1000 में कितने बच्चों की मृत्यु हुई। तो ये प्रति 1000 से चलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके विकास की। तो विकास के देखिए 2 पहलू हैं, हमारे संविधान में भी इन्हीं को कहा गया है, आर्थिक सामाजिक वृद्धि या प्रगति। तो दोस्तों हमने अपने संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व रखे हैं उनके तहत हमने जो उपाय किए हैं विकास के लिए, और जैसे आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, वो सब क्या है, वो हमारी आर्थिक समृद्धि उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो ये जब हम विकास की बात करते हैं तो हम आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास की बात करते हैं। ऐसा है कि जैसे हमने आर्थिक उन्नति कर ली, धन तो हमारे पास हो गए, लेकिन सामाजिक उन्नति नहीं कर पाए। जैसे रहना सहना, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवहार, भाषा बोली, ज्ञान, उसका विकास नहीं कर पाए। तो वो हमारा सामाजिक विकास उस पर निर्भर करता है। अर्थ तो सभी जान रहे हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक की हम जब बात करते हैं कि हम आर्थिक विकास क्या है, तो दोस्तों आर्थिक विकास तो देखो हमारा कुछ पैमाने हैं इसकी, कि हमने प्रति व्यक्ति आय
हमारी कितनी है, आज की डेट में क्या चल रही है, मतलब जैसे देख रहे हैं कि बढ़ रही है कि घट रही है ना। देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोगों की बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। और दूसरा अवसंरचना, अवसंरचना माने कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम चीज़ें बना रहे हैं, जैसे मकान, भवन, वाहन, वो चीज़ें है ना। और तीसरा हम बेरोजगारी दर, आर्थिक पैमाने यही है कि हमारे जो एक तो अवसंरचना जो हमने डेवलपमेंट किया वो किस गति से हो रहा है, दूसरा हमारा प्रति व्यक्ति आय हो गया, तीसरा हमारा जो बेरोजगारी दर है, क्या हमारी बेरोजगारी घट रही है कि नहीं, जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है कि उस गति से हमारी बेरोजगारी घट रही है कि नहीं। तो इनको हम आर्थिक पैमाना के रूप में मानेंगे कि हमारी ये आर्थिक पैमाने हैं। जब हम सामाजिक पैमानों की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो उसमें भैया हमने जैसे कहा कि स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, पेयजल की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। समाज में क्या है, समाज के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पेयजल चाहिए, अच्छा स्वच्छता चाहिए। वो जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, जिनसे हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, तो हमारा जैसे भोजन है, वो सब क्या है, ये हमारे सामाजिक उन्नति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम इस प्रकार से इनको जानें कि हमारा सामाजिक विकास कितना हो पा रहा है, तो उनके पैमाने ये हैं। अब हम बात करते हैं समृद्धि दर की। अब हम बात करेंगे दोस्तों समृद्धि दर की। तो समृद्धि दर जो होती है वो हमारा COR और ICOR के रूप में हम लोग जानते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, हमने पहले बात कर ली समृद्धि की, फिर विकास की कर ली है ना। उसके बाद हमने जो अभी बात की तो हमारा सूचकांक आ गया है ना। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो समृद्धि की हमने पीछे बात की थी, तो वो समृद्धि दर हमारी कितनी बढ़ी है ना। तो हम जब समृद्धि दर की बात करेंगे तो समृद्धि दर हमारी होती क्या भाई, समृद्धि है तो समृद्धि की दर क्या है। तो हम इसको क्या कहते हैं, COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा क्या आ रहा है, यानी हम कहेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है हमारा, जो पूंजी का उत्पाद हम कर रहे हैं उसका अनुपात क्या है, माने हम जो खर्च कर रहे हैं उससे हमारा जो हम पूंजी लगा रहे हैं उससे हम कितने का उत्पादन कर ले रहे हैं। माने जैसे हमने 100 रुपये खर्च किए किसी अपने व्यापार में, तो हमें उससे कितना लाभ हुआ, हम उससे कितना आमदनी ले पाए, वो हमारी क्या कहलाती है, समृद्धि दर कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी बटे उत्पाद। जैसे हमने 100 रुपये में 10 सेब खरीदे तो हमारे क्या हुए, उत्पाद वो हो गए, हमने 100 रुपये पूंजी लगाए। लेकिन जैसे हम उनको अब कहें कि हमने कोई चीज़ जैसे निर्माण कर रहा हमने, तो यहाँ पे हम जैसे निर्माण की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कोई चीज़ हमें मार्केट में मिल रही, मान लो 100 रुपये में हमें मान लो जैसे 20 साबुन मिल रहे हैं, लेकिन हमने जब उसको 100 रुपये खर्च किए अपनी फैक्ट्री या अपने इंडस्ट्री में या रॉ मटेरियल खरीद के लाया और उससे हमने साबुन निर्माण किया, तो हमने उससे कहीं कई गुना ज़्यादा तैयार कर लिए। तो वो हमारा जो बना कि पूंजी को जो हमने खर्च किया उससे जो उत्पाद निर्माण किया, तो उन दोनों का जो रेशियो आया वही पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाता है। तो माने ये कह सकते हैं कि प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को हम COR कहते हैं, पूंजी उत्पादन अनुपात। प्रति इकाई उत्पादन को, एक यूनिट से हमने जो उत्पादन किया वही हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। कैपिटल क्या है, जो हमारा वो हो रहा है, पूंजी उत्पाद निकल रहा है ना, पूंजी से जो उत्पाद बना वो हो गया। तो अच्छा, इसके वो है। अब आपका ICOR की हम जो बात करते हैं दूसरा आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, तो प्रति इकाई या प्रति यूनिट, जैसे एक उद्योग है, हमने किसी उद्योग में जैसे हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो हम उसमें जो मान लो कोई भी, जैसे हमने 100 बोरा कोई माल तैयार कर गया, लेकिन अब हमको उसे 150 करना है, तो हम उस 100 बोरा माल को तैयार करने जो खर्च कर रहे थे उसके बाद हम जो और 50 बोरा अतिरिक्त उत्पादन चाहते हैं, उसके लिए हमें धन कितना खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो सारा सेटलमेंट है, लेकिन फिर हमें उस पर कितना खर्च करना पड़ेगा, वो जो होता है प्रति इकाई अतिरिक्त उत्पादन की दर को हम ICOR कहते हैं, है ना। तो उसमें जो मात्रा खर्च करेंगे, ठीक है ना।
तो अब आती है दोस्तों, इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया था, हिंदू वृद्धि दर। ये वैसे तो कुछ होता नहीं है खास कि हिंदू वृद्धि दर, ये 1950 से 1980 के बीच में भारत की जो 3.5% की ग्रोथ रेट थी, उसको हमने हिंदू वृद्धि दर के नाम से घोषणा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारी जो मतलब एक प्रोफेसर साहब थे, राजकृष्ण साहब, उन्होंने इसको हिंदू वृद्धि दर कहा था। क्यों? हमारा जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था उस समय दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो उस बंद अर्थव्यवस्था के कारण ही हमने, अब उसमें हिंदू ही थे मैक्सिमम, बहुसंख्यक तो हिंदू थे, तो इसीलिए हमारा जब ग्रोथ नहीं हो पा रहा था और किसी बाहरी देश की सहायता हम नहीं ले रहे थे, तो उस वृद्धि दर को नाम दे दिया कि हिंदू वृद्धि दर थी। फिर उसके बाद 80 के बाद हमने धीरे धीरे निवेश की ओर बढ़ना शुरू किया। फिर हम, आप तो सब जानते हैं कि 90-92 के बीच में क्या हुआ, हमने किस प्रकार से जो है पूरी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि हिंदू वृद्धि दर क्या है, बाकी कुछ है नहीं उसका मतलब। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बचत के कारक होते हैं। अब भाई हमने वृद्धि दर तो बढ़ा ली, अब हम बचत किन क्षेत्रों में करते हैं? तो सबसे ज़्यादा मात्रा दोस्तों हमारी घरेलू क्षेत्र में बचत की होती है। ये 18 से 22% तक हम बचत इसमें करते हैं घरेलू क्षेत्र में अपने, है ना। और जो निजी निगमित क्षेत्र होते हैं, निजी जो निजी कंपनियां होती हैं, तो उनमें हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि निजी निगमित क्षेत्र जो होते हैं उनमें हम 6 से 8% कर पाते हैं। जो सरकारी क्षेत्र होते हैं वहाँ दोस्तों सबसे कम बचत होती है, 0 से 2% की। जो भी आमदनी करते हैं, चाहे मंत्रालय हो चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां चलती हैं, वहाँ सबसे कम बचत होती है। तो ये हमारे दोस्तों ये आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा हम घरेलू क्षेत्र में बचत करते हैं। घरेलू क्षेत्र बोले तो कृषि क्षेत्र का लीजिए, या हमारे जो लघु उद्योग क्षेत्र हैं उनमें, और उन सबों से हम जो आमदनी बचत करते हैं, वो हमारे ये बचत के कारक, ये सबसे ज़्यादा रेशियो इनका है। अच्छा, अब हम घरेलू क्षेत्र की बात करेंगे, तो इसमें हमने क्या देखा कि घरेलू जो क्षेत्र जैसे है ना, तो इसमें 2 चीज़ों की हमने बात की कि घरेलू क्षेत्र में बचत की क्षमता लोगों के अंदर ज़्यादा होती है ना। लोग अपने हिसाब से खर्च करते हैं, और बचत की इच्छा शक्ति भी बहुत अधिक रहती है। तो ये होता क्या? अच्छा, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हम इसको टेक्निकल टर्म में ऐसे मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम बचत करते हैं, तो जैसे अब बचत का हमारा यहाँ पे अर्थ क्या है कि जब एक तो बचत की क्षमता बहुत होती है। जैसे अब कोई नौकरी कर रहा है, एक परिवार में 50,000 कमा रहा है, तो उसका क्या रहेगा कि वो 50,000 में से 20-30 हज़ार खर्च कर लिया, है ना। बाकी जैसे 20,000 या 30,000 रुपये उसका बच भी गया, तो क्या करता है कि जैसे अब हम उसको, बचत की इच्छा शक्ति होती है इनके अंदर, या हम पैदा करते हैं, तो इच्छा शक्ति हमें पैदा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्याज दर बढ़ा देते हैं। जैसे सरकार क्या करती है, बैंकों की ब्याज दर को बढ़ा देती कि आप जमा करोगे तो आपको इतने % ब्याज मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं कि यार ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो बचत ज़्यादा करो, तो निवेश ज़्यादा करो। तो लोग बचत करते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो, या हम ये कहते हैं कि हमें बचत की इच्छा शक्ति को यदि बनाए रखना है या बढ़ाना है, लोग क्यों फिर बचत करेंगे ज़्यादा, क्यों डेवलपमेंट खर्च करेंगे इधर उधर, क्यों? क्योंकि जब उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा तो कहीं वो ही नहीं करेंगे। अभी बचत जो करते हैं लोग, फिर उसका निवेश करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है ना, वास्तविक ब्याज को, दर को हमें सकारात्मक रखना पड़ता है, धनात्मक रखना पड़ता है। इसलिए तो दोस्तों ये हो गया। अब जब बचत की बात आ गई तो फिर हम आगे टर्म में बात करते हैं निवेश की, कि हम निवेश के हमारे कारक क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो दोस्तों मांग की बात होती है ना। जैसे हमें मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इस समय ग्रो कर रही है ना, तो अब इसका हम ये देखते हैं कि हम पैसा कहाँ खर्च करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर अपनी बचत के पैसे को लगाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लाभ ले सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब किस सेक्टर में मांग बढ़ी हुई है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं
कि जैसे हम दोनों तरह से देखते हैं, जब विदेश में कौन सा सेक्टर तेजी से जा रहा है, घरेलू स्तर पे कौन सा सेक्टर तेजी से मांग की पूर्ति कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी ग्रोथ चल रही है, पेट्रोलियम में अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो या कृषि क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ चल रही है, एजुकेशन में अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य में अच्छी ग्रोथ चल रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ कितनी मांग है। तो उस हिसाब से हम निवेश को अपने बढ़ाते हैं, अपना निवेश हम करते हैं, क्योंकि हमारी मांग के आधार पर, घरेलू मांग क्या है, विदेशी मांग क्या है ना। फिर सरकार का भी इसमें थोड़ा सा योगदान होता है। सरकार का योगदान ये होता है दोस्तों कि सरकार जो नीति बनाती है वो प्रोत्साहन की नीति बनाती है। अभी जैसे आप देखिए तो सेमीकंडक्टर की जो नीति आई है, सेमीकॉन अभी नई लॉन्च हुई है, सेमीकॉन 2.0, उसमें क्या है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रही है उनको, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खुद दे रही है कि आप यहाँ ये लगाइए, सस्ते दामों में ज़मीन दे रही है, वर्कर्स सस्ते रेट के उपलब्ध करवा रही। वो जो उस तरह सरकार कह रही है कि आप बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे, वो सरकार तरह तरह के लोग लुभावन योजनाएं लाती है, उससे सरकार निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो इसको हम कहते हैं प्रोत्साहित करना। हम लोग प्रोत्साहित, सरकार प्रोत्साहित कर रही है लगातार, तो निवेश बढ़ रहा है ना। अलग अलग स्तर पे आप एक्सपो देखिए, यूपी एक्सपो होता है, भारत सरकार एक्सपो करती है, तो इससे क्या होता है, निवेश बढ़ते हैं। सरकारी नीतियां उस पर ये काम करती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ यार हम इस जगह पैसा लगाएंगे तो हमको ये लाभ निकलेगा। और फिर सरकार की सक्रियता पर निर्भर करता है, जो सरकार एक्टिव कितना है। अभी तक होता था कि एक कोई उद्योग लगाने जाए तो ऐसे लगे कि जैसे वो निजी क्षेत्र वाला व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए खुद ही संघर्ष करता रहता था। अब उसमें 20-25 क्लियरेंस अलग अलग विभाग से लेने होते थे। अब क्या हो गया, जब से सिंगल विंडो आ गई तो उसमें क्या होता है, आपने एक जगह अप्लाई किया कि हमको ये उद्योग लगाना है, सारा क्लियरेंस आपको वहीं सिंगल विंडो से प्राप्त हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि सक्रियता, सरकार की सक्रियता दिखाती है कि सरकार की नीति कितना सक्रिय हैं। और स्थिरता, जैसे सरकार बार बार अपनी नीतियां तो नहीं बदल रही कि थोड़े दिन कुछ, थोड़े दिन कुछ, थोड़े दिन कुछ, तो उसको एक स्थिर रखना आवश्यक है लंबे समय के लिए। जितनी स्थिरता रहेगी उतना ही निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो उतना अधिक निवेश करता है। ये चीज़ होती है। तो निवेश के 3 कारक हैं। अब पूंजी का लागत, ठीक है ना, जो हमने पूंजी लगाई उसका हमको लाभ क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहीं जैसे हमको ज़्यादा आमदनी हो रही है, वो पूंजी के लागत को बताती है। तो हमारे निवेश के क्या कारक हो गए, हमें यदि निवेश करना तो किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, एक तो मांग पे, एक दूसरी सरकारी नीति हमारी क्या है, पूंजी की लागत क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि ये निवेश के कारक आप हम अच्छे से समझ पाए। अच्छा, अब विकास की रणनीति करते हैं। हमने निवेश की बात कर ली क्योंकि हम वृद्धि की बात कर रहे थे, अब हम विकास की बात करते हैं। तो विकास की हमने देखी 3 तरह की बात करी है, एक संतुलित विकास, एक असंतुलित विकास, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अच्छा दोस्तों, क्या है जो संतुलित विकास होता है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अभी जो हमारा UN है, उसने जो हमें 17 गोल दे रखे हैं, 17 गोल्स, जिन्हें हम 2030 में पूरा करने वाले हैं, उनको हमें संतुलित विकास के तहत पूरा करना है। उसको कहा ही गया है सतत विकास। संतुलित माने सतत विकास। सतत विकास हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सारे सोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस सब हम उसी तरह से उनको उपलब्ध कराएं, उनका हम दोहन इस प्रकार से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तबाह ना हों। ये जब हम करते हैं, संतुलित रूप से करते हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कारण ये बनता है कि जैसे हम पूरे देश में एक समान व्यवस्था तरीके से विकास कर पाते हैं। जैसे बड़े, अभी पहले क्या होता था कि हम बड़े नगरों को ज़्यादा विकसित कर दिए, छोटों को नहीं कर पाए, उनको उतना नहीं दे पाए, तो क्या होता था, एक असंतुलन आता था। जब असंतुलन आता है तो चीज़ों में फिर आप देखिए तो पलायन की गतिविधियां बढ़ती हैं असंतुलित विकास से। भाई जहाँ विकास होगा, अभी जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत आगे, तो लोग ज़्यादातर कहाँ पलायन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ रोजगार मिल रहा है। तो हमारी विकास की जो रणनीति है या हमारा विकास का जो पैमाना है, वो हमारे 3 आयामों पे चलता है कि हम भैया संतुलित विकास
करें, असंतुलित से बचने की कोशिश करें। तो हमने वही कहा कि विकास की रणनीति हम 3 तरीके से बनाते हैं। और अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, जैसे क्षेत्रक का यहाँ पे अर्थ ये है कि कोई रॉ मटेरियल जैसे हमारा किसी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कोयला, लोहा पूरे देश में नहीं या पूरे स्थान में नहीं पाया जाता, जहाँ कुछ जगह, तो हम उस हिसाब से उनका विकास करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाते हैं जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। तो इसको हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। उस क्षेत्र विशेष में हमें वैसी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, वैसा विकास करना पड़ता है। तो ये 3 पैमाने होते हैं, संतुलित, असंतुलित और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आप समझ गए होंगे कि जैसे हम कहें कृषि के क्षेत्र में तो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन रिफाइनरी लगानी पड़ेगी तेल उत्पादन के लिए, है ना। अब जैसे कपास का, ये जूट का हमारा बंगाल साइड होता है, तो वहाँ ही आपको ज़्यादा इंडस्ट्री मिलेंगी। वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। तो ये 3 पैमाने हमारे होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि, एक मिनट दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में उद्योगों का जो वर्गीकरण हमने किया। अब हमने जैसे विकास की बात की तो अब उद्योग आ गए। तो उद्योगों का जो हमने वर्गीकरण किया है दोस्तों, ये हमारा 3 तरीके का है। एक तो देखिए ना, पूंजीगत वस्तु उद्योग का वर्गीकरण किया गया है कि नहीं। फिर दूसरा हमारा जो आया है वो आया दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखे, मूलभूत वस्तुएं, फिर मध्यवर्ती वस्तु उद्योग। तो अब दोस्तों हम इसमें एक एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या होता है। पूंजीगत, जो हम जैसे कोई मशीनरी लगा रहे हैं या प्लांट लगा रहे हैं, ये क्या होते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग होते हैं। क्या होता है कि इनमें सीधे पूंजी तो निवेश करते हैं, लेकिन जैसे हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको बेच के अपना पैसा भी रिकवर कर लें। तो ये जो हमारा वस्तु उद्योग होता है, ये मशीनरी वस्तु उद्योग जो है हमारा, प्लांट उद्योग, इंडस्ट्री, ये हमारा पूंजीगत वस्तु उद्योग में आता है, ठीक है। इनको हम ऐसे जानते हैं कि भाई पूंजी का हमने उद्योग की मतलब बनाए, जैसे मशीनरी बनाने के लिए, प्लांट लगाने का जो हम उद्योग चलाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें तैयार कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर हैं, मशीनरी, ट्रक वगैरह, ये क्या होते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग। इनसे क्या हम पूंजी का उत्पादन करते हैं लगातार। अब जैसे हमने ट्रैक्टर खरीदा तो उससे क्या कृषि कार्य करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें पूंजी का उत्पादन हमारा बढ़ाएगा। तो ये पूंजीगत वस्तु उद्योग ऐसे होते हैं। हमने कोई प्लांट लगाया, उससे उत्पादन शुरू किया, वो पूंजीगत वस्तु उद्योग में आएगा, है कि नहीं। और मशीनरी वगैरह जैसे हम बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये क्या है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पूंजीगत वस्तु उद्योग होते हैं। अच्छा, मूलभूत वस्तु उद्योग क्या होते हैं। अब मूलभूत वस्तु उद्योग जैसे इसमें क्या रहता है कि हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को, जो मूलभूत वस्तुएं हैं उनकी अपनी आपूर्ति के लिए जो हम वो वस्तु उद्योग लगाते हैं, तो वो मूलभूत में हमारा क्या आता है, जैसे हमारा आ गया मूलभूत में उद्योग में प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, ये सब जो आते हैं ये मूलभूत उद्योग होते हैं। दोस्तों हम मूलभूत की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखिए इसमें प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, शोधन कारखाने जो लगाते हैं हम, उसके बाद कोयला, बिजली, वस्त्र उद्योग जैसे कपड़े, ये जो मूलभूत हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, ये क्या है, ये हमारा जो है मूलभूत ज़रूरतें, जो दैनिक ज़रूरतें हमारी जो हैं, जैसे सीमेंट प्लांट, रासायनिक उर्वरक, स्टील, ये सब हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं। इनका हमें मतलब ज़रूरी है, ये ना हो तो हमको बड़ी समस्याएं। तो इन चीज़ों को हम मूलभूत वस्तु उद्योग के रूप में जानते हैं कि इनका जो उद्योग लगेगा इन्हें हम मूलभूत वस्तुएं कहेंगे, है ना। और तीसरा होता है मध्यवर्ती वस्तु उद्योग। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं,
ये हमारे बीच की चीज़ों का जो हमारे लिए मतलब कह सकते हैं कि पूंजी वस्तु उद्योग मूलभूत वस्तु उद्योग के बीच में जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो हमारा ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ज़रूरत के हिसाब से जैसे हमने पेट्रोलियम की इंडस्ट्री लगाई, जो हमने बताया सीमेंट की लगाई, उनके लिए जैसे हमारा रॉ मटेरियल या और अन्य जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो हमारी मूलभूत वस्तु उद्योग से हम पूरा करते हैं। और चौथा दोस्तों हमारा आता है, वो आता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक, तो दोस्तों ये जो आएगा हमारा उपभोक्ता वस्तु उद्योग, तो ये क्या है? अच्छा, उपभोक्ता उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। अब चौथा तो यही होता है ना। अब ये जो कंज्यूमर वस्तु उद्योग है, कंज्यूमर में तो हमें जैसे रोजमर्रा की चीजें जैसे हम दूध, ब्रेड, पनीर, कपड़े हैं, इस टाइप की जो उपभोग की वस्तुएं जैसे वाहन है ना, बाइक, साइकिल, ये चीजें, खाने पीने का फूड का जो सामान हो गया, ये जो उपभोक्ता डायरेक्ट व्यक्ति उपभोग में ले रहा है, ये इसको हमने उपभोग वस्तु उद्योग कहा। और दोस्तों ये 3 तरीके का होता है, हम 3 तरीके से इसको लगाते हैं, एक टिकाऊ, एक गैर टिकाऊ, एक स्वायत्त वस्त्र। तो अच्छा, इसमें क्या है, जो टिकाऊ की हम बात करते हैं, ड्यूरेबल, ये जैसे हम ब्रांडेड कह देते हैं कि अच्छा ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, तो ये टिकाऊ चीज़ें हैं, लंबे समय तक चलने वाली है ना। गैर टिकाऊ जैसे अनब्रांडेड, जैसे लोकल माल जिसे हम कहा जाता है कि अरे यार ये तो लोकल चीज़ है, टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। तो ये लोग छोटी मोटी इंडस्ट्री या उतना मानक से काम नहीं करते। स्वायत्त वस्त्र ये तीसरा आपका इसी में आ जाता है, वाइट गुड्स के रूप में, जैसे हम लोग उसका रॉ मटेरियल ही तैयार करते हैं उपभोग के लिए। तो ये 3 चीज़ें आती हैं।